हेलो दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये लेक्चर 10 है। लेक्चर 9 में हमने किया था ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कि किन किन को क्रिमिनल कोर्ट्स का कहाँ कहाँ पे ज्यूरिडिक्शन होता है और किन किन ऑफेंसेस में कौन कोर्ट ऑथराइज होता है उसका कोग्निजेंस लेने के लिए। प्रेस ऑफ ऑर्डिनरी जो ट्रायल और इंक्वायरी के लिए है वो सब किया था हमने सेक्शन 177 टू 189 में उसको कवर किया था। तो ये है लेक्चर 10। इसमें हम कवर करेंगे कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस एंड इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। लेक्चर 10 है तो इसमें कौन कौन से सेक्शन हम कवर करेंगे। सेक्शन 190 जो डील करता है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस से, एंड सेक्शन 467 टू 473 जो डिस्क्राइब करता है लिमिटेशन। इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड सेक्शंस हैं, कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस और लिमिटेशन ऑफ टेकिंग कोग्निजेंस। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आइए देखते हैं। तो कोग्निजेंस सबसे पहले इसमें होता है, कोग्निजेंस का मीनिंग क्या होता है। देखिए मेंस के पर्पस के लिए इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं कोग्निजेंस के ऊपर, लाइक व्हाट इज कोग्निजेंस, हु कैन टेक कोग्निजेंस, व्हाट आर द लिमिटेशन इन टेकिंग कोग्निजेंस, व्हाट आर द डिफरेंट ग्राउंड फॉर टेकिंग कोग्निजेंस। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है कोग्निजेंस। कोग्निजेंस का मीनिंग क्या होता है। कोग्निजेंस का मीनिंग होता है टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ ए केस। अगर मजिस्ट्रेट किसी केस का जुडिशियल नोटिस लेता है उसको हम कहेंगे कोग्निजेंस। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फॉर्मल एक्शन बट ऑकर्स एज सून एज मजिस्ट्रेट अप्लाई हिज माइंड। जैसे ही मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करता है किसी भी केस के लिए, टू अलीज्ड ऑफेंस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसीडिंग टू टेक सब्सिक्वेंट स्टेप। तो जो आगे सब्सिक्वेंट स्टेप्स लेने के लिए प्रोसीड करता है अंडर सेक्शन 200, 202 इंक्वायरी या 204 जहां पे वो क्या करता है, प्रोसेस इशू करता है टुवर्ड्स इंक्वायरी और ट्रायल। तो उसको हम कहते हैं व्हेन मजिस्ट्रेट अप्लाई हिज माइंड टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन जब मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई नहीं करता फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसीडिंग बट फॉर टेकिंग सम अदर एक्शन लाइक ऑर्डरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जब जैसे क्या होता है कि 173 में मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट आई या कंप्लेंट आया, मजिस्ट्रेट के पास 200 में कोई भी कंप्लेंट आया या किसी ने कंप्लेंट दिया या, तो उस टाइम मजिस्ट्रेट क्या करता है 156(3) की किसी ने एप्लीकेशन लगाई कि और वो ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन 156(3) में और इशू ए सर्च वारंट या सर्च वारंट इशू करता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन ही कांट बी सेड टू हैव टेकन कोग्निजेंस। उस सूरत में ये नहीं कहा जाएगा कि उसने कोग्निजेंस लिया है मजिस्ट्रेट ने। अगर वो 156(3) में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है या सर्च वारंट इशू करता है किसी पर्पज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो कोग्निजेंस नहीं कहा जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्हेन मजिस्ट्रेट मूव फॉरवर्ड इट इज टेकिंग कोग्निजेंस। अगर मजिस्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे 190 में वो कोग्निजेंस लेगा, अगर कोग्निजेंस लेने के बाद वो फर्दर मूव करता है 200 में विटनेसेस को एग्जामिन करता है या प्रोसिक्यूशन को एग्जामिन करता है या 204 में प्रोसेस इशू करता है, देन इट हैव टू सेड टू बी ए टेकिंग कोग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट। अगर वो बैकवर्ड मूव करता है, लाइक वो 156(3) में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देता है, देन इट इज नॉट टेकिंग कोग्निजेंस। तो ये कोग्निजेंस नहीं कहा जाएगा। Whether the magistrate has or has not taken cognizance of the offence will depend on the circumstances of a particular case। तो ये particular case जो होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसने cognizance लिया है या नहीं, including the mode in which the case is sought to be instituted and the nature of preliminary action if any taken by the magistrate। तो वो क्या एक्शन लेता है, कोई preliminary action लेता है, इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है या सर्च वारंट इशू करता है या वो प्रोसेस इशू करता है। तो इन चीज़ों पे एक पर्टिकुलर केस पे ये डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट ने कोग्निजेंस लिया है या नहीं लिया है। There is clear distinction between taking cognizance of an offence and the prosecution of an offender
फॉर द ऑफेंस। कोग्निजेंस अलग डिस्टिंक्शन है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का और क्या है उसको प्रोसिक्यूट करने में, दोनों में ही डिफरेंस है। व्हेन द मजिस्ट्रेट टेक्स कोग्निजेंस he has only to consider whether there is sufficient ground for proceeding, that is मजिस्ट्रेट को क्या कंसीडर करना है कि sufficient ground है प्रोसीड करने के लिए, sufficient ground for issuing process, उसके पास sufficient ground है, एविडेंस है, उसको डिसाइड नहीं करना है ऑन मेरिट में, लेकिन वो प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड है कि वो प्रोसीड कर सकता है, प्रोसेस इश्यू करता है, तो वो कोग्निजेंस लेता है। Cognizance means something prior to and does not necessarily mean the commencement of the judicial proceedings against anyone. So cognizance means something prior to and does not necessarily mean the commencement of judicial proceedings against anyone. It is a condition precedent to the initiation of proceedings by the magistrate. तो ये उसके लिए condition precedent है, अगर cognizance लेता है तो प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड मजिस्ट्रेट को अपने है तो ही वो प्रोसेस वगैरह इशू करता है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है हु कैन टेक कोग्निजेंस। तो हु कैन टेक कोग्निजेंस, कोग्निजेंस कौन ले सकता है? तो कोग्निजेंस जो ले सकता है वो ले सकता है, फर्स्ट है सेक्शन 190 का सब सेक्शन 1 में दिया गया है JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो ले सकता है कोग्निजेंस। और एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास भी ले सकता है, लेकिन क्या है वो स्पेशली एम्पावर्ड होना चाहिए, किसके द्वारा? CJM के। ये किस में बताया गया है? ये सेक्शन 190 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास कैन आल्सो टेक कोग्निजेंस बट ही शुड बी स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा वो स्पेसिफिकली एम्पावर्ड होना चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, क्या कोर्ट ऑफ सेशन कोग्निजेंस ले सकता है किसी ऑफेंस का? Whether court of session can take cognizance of any offence. Court of session is not to take cognizance except otherwise expressly provided by the court. अगर इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि सेशन कोर्ट ही इसका कोग्निजेंस लेगा, देन session court can take cognizance, otherwise he is not empowered to take cognizance of an offense. तो not to take cognizance except provided, ये किस में बताया गया है? ये सेक्शन 193 में CRPC के में बताया गया है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं सेक्शन 199 का सब सेक्शन 2 है, वो स्पेसिफिकली एम्पावर्ड करता है, इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट ओनली द सेशन कोर्ट इज कंपिटेंट अथॉरिटी टू टेक कोग्निजेंस। तो उसमें सेक्शन 199 का सब सेक्शन 2 में है कि उन केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन ही स्पेसिफिकली ऑथराइज है टेक कोग्निजेंस, टू टेक द कोग्निजेंस, वही कोग्निजेंस ले सकता है। एंड सिमिलरली इट इज़ प्रोवाइडेड इन स्पेशल लॉज जैसे SC ST एक्ट है, उनमें भी प्रोवाइड किया गया है कि ADJ इज कम्पिटेंट टू टेक कोग्निजेंस। ADJ एडिशनल जो जज होते हैं वो कोग्निजेंस ले सकते हैं, उनमें स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। नाउ व्हेन कोग्निजेंस इज टेकन, कोग्निजेंस कब कब लिया जा सकता है, कैसे मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेता है? तो ये सेक्शन 190 में बताया गया, 3 कंडीशंस इसमें बताई गई हैं। अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट विच कंस्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होती है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास तो वो उस पर कंप्लेंट फाइल होती है तो वो उसका कोग्निजेंस ले सकता है। 190 के 1 में B में बताया गया है अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट पे वो कोग्निजेंस ले सकता है। लाइक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है 173 में मजिस्ट्रेट के पास, चार्जशीट फाइल करती है तो मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस ले सकता है। थर्ड कंडीशन, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। info received from any person or upon his knowledge, so in that case also magistrate can take cognizance. If cognizance is taken on complaint, अगर complaint पे cognizance लिया गया है then the process is different. तो complaint पे जब होता है तो उसका process थोड़ा सा अलग होता है।
मजिस्ट्रेट हैज टू एग्जामिन अपॉन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट, जो विटनेसेस प्रेजेंट होते हैं, टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द फैक्ट, जो वेरासिटी होता है उसको चेक करने के लिए सेक्शन 200 में कंप्लेनेंट कंप्लेंट देता है और उसको वो एग्जामिन करता है। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट पे कोग्निजेंस लिया है तो मजिस्ट्रेट के पास क्या होता है, सभी डॉक्यूमेंट्स उसके पास रेडीली अवेलेबल होते हैं एंड देयर इज नो नीड ऑफ एनी एग्जामिनेशन, तो उसको एग्जामिन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। When a magistrate take cognizance upon information received from any person or upon his own knowledge, वो किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन पे या अपनी खुद की इंफॉर्मेशन पे कोग्निजेंस लेता है, देर आर चांसेस ऑफ एब्यूज ऑफ पावर, तो वहाँ पे एब्यूज ऑफ पावर जो मजिस्ट्रेट की है उसके चांसेस होते हैं एब्यूज के। तो उस केस में क्या होता है, जो एक्यूज होता है उसका राइट होता है कि क्या वो उसको इन्फॉर्म्ड किया जाए कि उसका केस ही इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर हिज केस टू अनदर मजिस्ट्रेट। तो उसको 191 जो सेक्शन है उसमें बताया जाएगा कि उसका अधिकार है ये कि उसका केस किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर किया जा सकता है अगर वो चाहता है तो। अब देखिए इफेक्ट क्या होते हैं अगर कोई मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है कोग्निजेंस लेने के लिए और वो उसका कोग्निजेंस ले लेता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। इफ द कोग्निजेंस हैज बीन टेकन अंडर सेक्शन 190 और 191A 191B इट डज नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स। अगर इसमें एम्पावर्ड नहीं है मजिस्ट्रेट 191A में अपॉन कंप्लेंट और अपॉन पुलिस रिपोर्ट में, अगर मान लो सेक्शन ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ले लेता है कोग्निजेंस, तो ये विशिएट नहीं करेगा प्रोसीडिंग्स को एंड द प्रोसीडिंग विल नॉट बी वॉइड, तो ये प्रोसीडिंग्स वॉइड नहीं होगी। ये कहाँ बताया गया, ये सेक्शन 460C में बताया गया है। बट इफ इट इज शोन दैट द मजिस्ट्रेट प्रोसीड विद under a bad faith and in spite of knowing fully that he had no authority to take cognizance, then the conviction can be set aside। लेकिन उसको पता है मजिस्ट्रेट को कि वो ऑथराइज नहीं है और फिर भी वो लेता है इन केसेस में भी, तो वो सेट असाइड किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन जो 191 का C है, अपॉन ऑन नॉलेज और एनी अदर पर्सन की उस पर कोग्निजेंस लेता है, द प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, तो वो क्या है, प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो वॉइड होंगी। ये कहाँ पे बताया गया, ये सेक्शन 461 के के में बताया गया है। देखिए सेक्शन 460 जो है वो डील करता है किन से, जो विशिएट नहीं करती है प्रोसीडिंग्स को, और सेक्शन 461 डील करता है जो ट्रायल को विशिएट करती हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हैं जो ट्रायल को विशिएट करेंगी, उसमें 461 में बताया गया है। तो इसमें केस है SK सिन्हा चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर वर्सेस वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का, लिमिटेशन ऑन टेकिंग कॉल पे ये है। द एक्सप्रेशन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, द एक्सप्रेशन कॉग्निजेंस मेयरली मीन्स बिकम अवेयर ऑफ एंड व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू ए कोर्ट और ए जज इट कैनॉट टू टेक नोटिस ऑफ जुडिशियली, तो ये जुडिशियली नोटिस को कनोट करता है कॉग्निजेंस। It indicates the point when a court or a magistrate take judicial notice of an offence with a view to initiate proceeding in respect of such offence said to have been committed by someone, वो उसका जुडिशियल नोटिस लेता है। ये इस केस में कोग्निजेंस का मीनिंग बताया गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें है, इसी में हम करेंगे सेक्शन 467 टू 473। तो इनमें बताया गया है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो कुछ ऑफेंसेस में कुछ लिमिटेशंस दिया गया है कि कब उनका वो कोग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, उनका टाइम पीरियड बताया गया है। लाइक जो लिमिटेशन एक्ट है वो सिविल प्रोसीडिंग्स से डील करता है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में नहीं बताया गया है। तो क्रिमिनल CRPC में जो भी ऑफेंस ट्राई होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी। तो इसमें सेक्शन जो 468 डील करता है वो डील करता है बार टू टेकिंग कोग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो कुछ ऑफेंसेस पे कुछ पीरियड के बाद बार लग जाता है कि उनका कोग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। तो वो कैसे हैं ऑफेंसेस, पनिशेबल विद फाइन ओनली, अगर कोई ऑफेंस
फाइन के साथ ही पनिशेबल है, पनिशेबल विद फाइन ओनली, कोई ऑफेंस है तो विद इन 6 मंथ ही उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। द कॉग्निजेंस कैन बी टेकन विद इन 6 मंथ। सेकेंड इसमें है, अगर किसी ऑफेंस जो पनिशेबल है अप टू 1 ईयर, देखिए कितना इजी दिया है इसमें। अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन है तो विद इन 6 मंथ, अगर पनिशमेंट अप टू 1 ईयर है तो विद इन 1 ईयर उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। और अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है मोर देन 1 ईयर तो विद इन 3 ईयर्स उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो बहुत इजी है इसको याद करना। विद फाइन ओनली है तो विद इन 6 मंथ, 1 ईयर तो विद इन 1 ईयर, और मोर देन 1 ईयर है तो विद इन 3 ईयर्स उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम एक्सक्लूड किया जाता है, जैसे लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है कौन कौन सा टाइम उसमें एक्सक्लूड किया जाएगा। तो उनसे कौन सेक्शन डील करते हैं, सेक्शन 472 473 इनसे डील करते हैं कि कौन सा टाइम उसमें एक्सक्लूड किया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन को वो करने काउंट करने के लिए। तो सबसे पहला जो तो बताया गया है, अगर कोई प्रोसिक्यूशन होता है इन प्रोसिक्यूशन विद ड्यू डिलीजेंस बट इन रॉन्ग कोर्ट, अगर किसी रॉन्ग कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेकेंड है, वेयर प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन स्टेड फॉर सम पीरियड बाय इंजंक्शन वगैरह से कोई प्रोसिक्यूशन पीरियड स्टे कर दिया गया है तो जो पीरियड स्टे का है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अगर किसी केस में नोटिस का रिक्वायरमेंट है या टाइम वो सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है तो जो भी टाइम सैंक्शन के लिए लगा या नोटिस पीरियड जो भी है उस टाइम को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अगर एक्यूज्ड जो ऑफेंडर है वो एब्सेंट है फ्रॉम इंडिया, जितने टाइम के लिए वो इंडिया से एब्सेंट है तो उस टाइम को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। जो पीरियड में वो एब्सकॉन्डिंग है या कंसील कर रहा है अपने आप को तो उस टाइम को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। जिस टाइम के लिए कोर्ट बंद है उस टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा इसमें। वेयर द इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस, अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस है, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बिगिन टू रन एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूज। तो जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है उसमें हमेशा फ्रेश पीरियड शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि फर्स्ट जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस में फर्स्ट ऑफेंस है उसी पे खत्म हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर उसी कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, कोई मान लो अबडक्शन का केसेस है तो वहाँ से एंटीसाइज किया, उसको लेके गया कहीं पे, तो जब तक उसका वो चलेगा ऑफेंस, अबडक्शन में रहेगा कोई भी, तो वो तब तक उसका लास्ट पीरियड जो है वहाँ से उसका काउंट होगा, फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 473 में बताया गया है कोर्ट कैन कंडोन द डिले, अगर किसी केस में डिले है तो कोर्ट उसको कंडोन कर सकता है, लेकिन कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है इसमें कि वो डिले जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए, अदरवाइज वो उसको कंडोन नहीं करेगा। तो ये एक जनरल उसका वो एक्सेप्शन दे दिया है कि ये जो हमने पहले बार्स देखी पीरियड ऑफ 1 ईयर, पीरियड ऑफ, उसको भी कंडोन किया जा सकता है सेक्शन 473 में, लेकिन क्या है वो वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, किसके द्वारा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा वो वेल एक्सप्लेन होना चाहिए। तो ये सेक्शन 473 तक कंप्लीट हो गया, ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।